जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जीके जीएस और एसएसटी की क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास जो है एसटेट और बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास से ही आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सभी एमसीक्यू टाइप में होने वाले हैं, जिससे कि आपको एकदम एग्जाम जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? मलिक बया का मकबरा, बेगू हजाम मस्जिद, तेलहड़ा मस्जिद या मनेर स्थित मकबरा? मुसलमानों के द्वारा जो बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, इसका नाम था मनेर स्थित मकबरा। ये पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनेर नामक जो स्थल है, मनेर से स्थित मकबरा जो है ये पटना से 30 किलोमीटर मनेर नामक स्थान पर स्थित है। और ये मुसलमानों ने सबसे महत्वपूर्ण इमारत बनाया था इसको, और इस इमारत को मनेर का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा मखदूम यादिया या शेख याहिया मनेरी एक कब्र है। जो शेख याहिया मनेरी हैं इनकी कब्र है मनेर स्थित मकबरा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति इसने अपना जीवन समर्पित किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान? याद रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वर चंद विद्यासागर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और इन्हीं के अनुरोध पर अंग्रेज सरकार ने तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया और विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान किया। सामाजिक स्वीकृति के लंबे समय तक विभिन्न परिस्थितियां भी इसमें व्याप्त रही, तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से ये हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल? याद रखिए, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी थी। और इस विद्रोह का दमन, ये नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और दमन की बात करें, दमन किसने किया था? तो इसका दमन किया था ह्यू रोज ने। याद रखेंगे, ह्यू रोज जो थे इन्होंने इसका दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? किसान, जमींदार, गांव या व्यापारी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी इसमें किसान को जमीन का मालिक माना गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, अमृतसर या यारकंद? कनिष्क की राजधानी थी कहाँ स्थित थी ये बताना है। कनिष्क की जो राजधानी थी ये आपके पेशावर में स्थित थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर में। और इसी को, पेशावर को और क्या कहते हैं? इसी को पुरुषपुर भी कहा जाता था। कनिष्क की जो राजधानी पेशावर थी इसी को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। और उसने साम्राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 2 राजधानी बनाई थी। उसकी प्रथम राजधानी गांधार क्षेत्र में स्थित पुरुषपुर जिसका नाम पेशावर था, और दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा थी। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पहली थी पेशावर और दूसरी राजधानी की बात करेंगे, दूसरी राजधानी थी मथुरा। उत्तर प्रदेश में स्थित जो मथुरा स्थान है ये इसकी दूसरी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये बताना है। जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 551 ईसा पूर्व? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाख महीने में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्र कुंज में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखेंगे, 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है महामाया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व होती है। 483 ईसा पूर्व में होती है। बीसी में कहाँ होती है? तो ये यूपी में कुशीनगर में होती है। ये आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के जो निशान थे ये सबसे अधिक मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर आदि स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार आपसे जो है इनके स्थलों के बारे में पूछता है। तो 5 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर। ये जो है 5 स्थल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ये बताना है, अधिकांश जो प्रशस्तियां थी ये शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। क्या ये सही है? याद रखेंगे, ये जो है सही है। ठीक है, ये कथन सही है। फिर दूसरा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी उनके प्रपितामह यानी कि पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उनके प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा और पिता माता, इन सभी के बारे में उसमें बताती है। ये कथन भी सही है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी और लिच्छवी गण की, ये जो है लिच्छवी गण राज्य से थी। समुद्रगुप्त की जो माँ थी कुमार देवी, ये लिच्छवी गण राज्य से। ये कथन सही है इतना। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। और समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दोनों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कथन 4 है। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। ये कथन भी सही है। दोनों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, इसलिए दोनों का दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इसके सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना है 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो तुलसीदास जी थे और सूरदास, इनके बारे में बताना है कि क्या क्या इनके कथन थे। तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, श्री राम और हनुमान के रूप में धारण किया था। क्या ये कथन सही है? मतलब ये कथन गलत है। फिर अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये कथन एकदम सही है। फिर सूरदास भी श्री राम के अनन्य भक्त थे। सूरदास भी श्री राम के अनन्य भक्त थे। ये भी सही है। ठीक है, ये कथन भी सही है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं और इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। ये कथन भी यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? ये कथन भी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? 2 और 4 यहाँ पे सही है। और सूरदास, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूरदास श्री राम के नहीं, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसमें सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। क्या ये कथन सही है? आपको बताना है क्या ये कथन सही है। याद रखेंगे, ये कथन एकदम सही है। जो कुल होता है ये परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को बताते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ये सही है। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य है। तो 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य क्या था? मंदिर का शीर्ष भाग, तोरण द्वार, वास्तुशैली, मंडी। 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था कि ऐसा स्थल जहां आसपास के गांव के लोग अपनी उपज बेचने के लिए जाते हैं। मंडपिका ही बाद में मंडी कही जाने लगी थी। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था
कि जो है जहां आसपास के लोग अपनी उपज बेचते थे। और आज के समय में देखेंगे तो जहां पे लोग अपनी फसल को बेचते हैं उसे मंडी कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दीवान। दीवान किसको कहते थे? तो दीवान वित्तीय अधिकारी जो होता था उसको दीवान कहा जाता था। वित्तीय अधिकारी दीवान होता था। बख्शी, बख्शी की बात करेंगे तो ये सैनिक वेतन अधिकारी होता था। सैनिकों का वेतन देने वाला अधिकारी सैनिक वेतन अधिकारी होता था। सदर, सदर की बात करेंगे तो ये जो है सदर आपका धर्मार्थ कार्यों का मंत्र करने वाला था। और फौजदार, फौजदार जो है सेना नायक होता था। फौजदार एक सेना नायक होता था। A1 B2 C4 A1 B2 C4 डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गंगई कोंडचोलपुरम के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती गई। जो गंगई कोंडचोलपुरम है इसके बारे में बताना है। जो है इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती चली गई, क्या ये सही है? ये कथन एकदम सही है। ये जो गंगई कोंडचोलपुरम थे यहाँ के मंदिरों की छत जो है धीरे धीरे ये पतली होती चली गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांच की प्रतिमाएं भी अलंकृत की गई थी। ये कथन गलत है। जो इस मंदिर की बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई थी, याद रखेंगे, ना कि कांच की। ठीक है, जो पत्थर होते थे पत्थरों की प्रतिमाओं को अलंकृत करके यहाँ पर सजाया जाता था। दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा कथन सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म का प्रसार निम्नलिखित में से किन देश या देशों में हुआ था? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। याद रखेंगे जो बौद्ध धर्म का प्रचार है ये दक्षिण पूर्व की ओर जो श्रीलंका है, श्रीलंका में हुआ था, म्यांमार में हुआ था। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर इनका प्रचार प्रसार हुआ था। उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कलसी अभिलेख की बात की है और ये प्राप्ति स्थल। तो कलसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलसी अभिलेख ये प्राप्त हुआ है उत्तराखंड से। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें कलसी जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कलसी अभिलेख के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। कलसी अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। फिर है गिरनार अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गिरनार गुजरात से प्राप्त हुआ है। सोपारा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है सोपारा। मास्की आपको कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे A2B1 C4 D3 A2B1 C4 D3 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, क्या यह सही है? इनाम गांव जो था यह पूरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल नहीं है। ठीक है, ये पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है, याद रखेंगे। और यहाँ पर 13,000 से 10,000 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ये कथन भी गलत है। यहाँ पर जो है 3600 लगभग 3600 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे, ये भी आपका दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इसके और यहाँ वयस्क लोगों का सिर पूर्व की ओर करके प्रायः गड्ढे में दफनाया जाता था, ये कथन भी गलत है। यहाँ पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था, पूर्व की ओर ना हो करके उत्तर की ओर होता था, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे कथन गलत हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि अपने बीपीएससी टीआरई देना है, जिसको भी बीपीएससी टीआरई का कोई भी एग्जाम देना हो, 1 से लगा करके 12 तक आप कोई भी एग्जाम देंगे, सारे के सारे मतलब लेवल के क्वेश्चन है। और जिनका भी एसएसटी सब्जेक्ट है, एक बात आप याद रखेंगे, ये एसएसटी मतलब जीके जीएससी यहाँ पर आपकी करवाई जा रही है। सारे सब्जेक्ट एसएसटी के करवाए जाएंगे और इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी और
जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स का एकदम निचोड़ करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट अगर आपको एग्जाम देना है तो एस्टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान से करके जाइएगा। हड़प्पाकालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक या दो मंजिले मकान, अधिकांश घरों में स्नानागार, ढकी हुई नालियां, कुछ घरों में कुएं। ये बताना है कि इनमें क्या क्या कौन कौन से कथन सही हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो है एक या दो मंजिले मकान देखने को मिलते हैं, अधिकांश घरों में स्नान घर हैं, ढकी हुई नालिका देखने को मिलती हैं। नालियां जो होती हैं ये वहां पर सारी की सारी ढकी हुई रहती थी। कुछ घरों में कुएं भी देखने को मिले हैं। तो सभी कथन सही हैं, तो सभी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी को जो है वहां पे डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए हमारे द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं। 10 एसएसटी के प्रैक्टिस सेट आप सभी के मतलब प्रैक्टिस के लिए 10 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो वो सभी करवाए जाएंगे और उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10 प्रैक्टिस सेट की, वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। देखिए हमने सारा कुछ फ्री कर रखा है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है आपको किसी भी मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट चाहिए उसके लिए कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, और मिनिमम फीस कम आपको 20 रुपीज। 20 रुपीज में आपको 10 प्रैक्टिस सेट और 15 किसी में 10 प्रैक्टिस बनाया है और किसी में 15 प्रैक्टिस सेट है। तो आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप सब्जेक्ट कमेंट करके और टेलीग्राम में हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हर एक पीडीएफ ये जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। टेस्ट सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, उनके आंसर होंगे और उनका सॉल्यूशन होगा। तीनों चीज आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है जिसको भी चाहिए हो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं और वहां से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अलंकृत मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनने का साक्ष्य, कपास की खेती, चावल, गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग। इसे बताना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। नवपाषाण काल की बात की गई है, इसमें जो है कौन से नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। याद रखेंगे अलंकृत मिट्टी के बर्तन भी नवपाषाण काल में मिले, कपड़े बुनने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, कपास की खेती भी वहां पे होती थी, चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाजों का उपयोग भी किया जाता था। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरण के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे। 2 प्रकार की तकनीकों का, 3 प्रकार की तकनीकों का, 4 प्रकार की औजार निर्माण की विभिन्न तकनीकों का। यहाँ पे बताना है कितनी प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते थे। तो पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 प्रकार से निर्मित किया जाता था। 2 प्रकार से यहाँ पे निर्मित करते थे। वो 2 प्रकार कौन कौन से थे ये भी बताते हैं आपको। पहला था पत्थर से पत्थर को टकराना, और दूसरा था दबाव सल्क तकनीकी द्वारा। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 प्रकार की तकनीकें अपनाते थे। पहला था पत्थर से पत्थर टकराना और दूसरी थी दबाव सल्क तकनीकी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 47 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्या ये कथन सही है? ये कथन जो है आपका एकदम सही है। 47 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। दूसरा है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह कथन भी सही है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके दोनों कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने तब इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ठीक है, पहले इसे ब्रह्म सभा कहते थे, लेकिन बाद में इसको ब्रह्म समाज कहने लगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा होती है 1897।
1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करेंगे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है प्रार्थना समाज की, और ये 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वेद समाज। वेद समाज की बात करेंगे तो वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा होती है। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा वेद समाज की स्थापना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B1। A2B1 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र किसने बनाया था? बंगाल के एक तांती बुनकर हैं, इनका चित्र किसने बनवाया था? सोलविंस, इली कैटल, जेम्स रेनल, विलियम सिम्पसन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोलविंस। 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र बेल्जियम चित्रकार सोलविंस, ये कहाँ के चित्रकार थे? बेल्जियम के चित्रकार थे, और इन्होंने इसका चित्र बनाया था तांती बुनकर का। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चित्र में दिखाया गया है कि तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे थे। जैसे एक गड्ढे का एक एक गड्ढा था, वहां पर कटघरे में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है 23। इस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की है। माझा प्रवास। मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे, रामचंद्र पाटिल। याद रखेंगे इसके माझा प्रवास के जो लेखक हैं इनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की, और इसमें 1857 की क्रांति के कुछ दिन पहले की घटनाओं का वर्णन मिलता है। याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके घटनाओं के कुछ दिन पहले की जो जानकारी हमें माझा प्रवास से मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आरजी पॉलार्ड, WS सीटनकार, नाइजल वोर्डन, इली कैटल। याद रखेंगे तो 1860 में बंगाल में नील आयोग के अध्यक्ष WS सीटनकार को बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया था। जो 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष WS सीटन के द्वारा बनाया गया, और इस आयोग ने बंगाल मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती करने के लिए उनकी आलोचना भी की थी। आयोग ने कहा था कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, और आयोग ने उन्हें कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये स्थापना कहाँ की गई थी? पहली बार ये कलकत्ता में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई, और इसके अलावा जो है कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। एक अपीलीय न्यायालय भी यहाँ पे बनाई गई थी जिसका नाम था सदर निजामत अदालत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा? अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? ये 1764 ईस्वी में लड़ा था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? ब्रिटेन के जो राजकुमार आर्थर थे इनको कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। लिप्टन चाय के विज्ञापन पर तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाया गया है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा अर्थात घोड़े पर बैठा हुआ है, ये दिखाया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। इस्पात उत्पाद केंद्र और राज्य। भिलाई इस्पात संयंत्र, ये भिलाई इस्पात उत्पाद केंद्र कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। A का 2 हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर की बात करेंगे, दुर्गापुर इस्पात उत्पादन केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थित है। बोकारो झारखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन A2B1। नेक्स्ट है 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कीजिए।
स्थानांतरित कृषि और स्थान टीआर1 में स्थानांतरण कृषि से क्वेश्चन पूछे गए थे और एस्टेट में भी स्थानांतरित कृषि से क्वेश्चन आए थे। झूमिंग कृषि, कहाँ पे झूमिंग कृषि किसे बोलते हैं, किस स्थान पर झूमिंग कृषि का नाम दिया जाता है? ये उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मिल्पा, मिल्पा की बात करेंगे तो मिल्पा आपका मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। रोका, रोका जो है ये, रोका की बात करेंगे ये ब्राजील में कहा जाता है। झूमिंग कृषि जो होती है स्थानांतरित कृषि, इसमें जो है रोका जो नाम दिया गया है ये ब्राजील में कहा जाता है। लद्दाख, लद्दाख आपका मलेशिया में कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, पराग्वे या चीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन बल पर्वतों के किस शैल समूहों में पुनः पत्थर पाए जाते हैं? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादीय कायांतरित शैल या अवसादी शैल? अधात्विक जो खनिज होते हैं इनमें मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में चूने पत्थर पाए जाते हैं। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी शैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है कौन कौन से इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये एकदम सही है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये कथन भी सही है। वनस्पति जात, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्या ये कथन सही है? ये भी जो है निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये कथन भी सही है। फिर अगला है, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। 33 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पौधे वृक्ष हैं और सूची 2 में है संबंधित वन क्षेत्र। देवदार, देवदार की बात करेंगे तो देवदार आपके शंकुधारी वन होते हैं। देवदार कैसे पौधे वृक्ष होते हैं? ये शंकुधारी वन होते हैं। 1 का 3 हो जाएगा। अंगूर, अंगूर की बात करेंगे तो ये भूमध्य सागरीय वन होते हैं। अंगूर भूमध्य सागरीय वन होते हैं। ऐश, ऐश जो होती है आपकी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में ऐश पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन। और शीशम, शीशम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होती है। ये भी आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B2 A3B2 और C4 A3B2 C4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। कथन दिया हुआ है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार होता है ये नौ संचालन में सहायक होता है। एकदम सही है, ये कथन सही है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। और ये जो है जल स्तर को क्या करता है? तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। तो उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये कथन भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी जो है ये सही व्याख्या भी करता है। तो एक कथन ए और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वायु में सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, ये 13 से लेकर के 15 किलोमीटर तक मानी जाती है पृथ्वी की सतह से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है। उद्गम केंद्र, भूकंप, अधिकेंद्र या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, हमारे द्वारा करवाई जा रही जो प्रैक्टिस है ये एक मैराथन की तरफ है। मैराथन की तरह इसको आप लीजिए और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके कंफ्यूजन में है, वो सभी एकदम से इसे निचोड़ लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे
यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ये किसको कहा जाता है? स्थल मंडल, पर्पटी, मेंटल या कोर? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को हम पर्पटी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। क्या ये सही है? यस, ये कथन एकदम है। इसमें बताएं क्या ये कथन सही है? ये याद रखेंगे, ये कथन सही है। ठीक है। फिर एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ये कथन भी सही है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। ये कथन भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 31 डिग्री है। ये गलत है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो ये 29 डिग्री है। भारत का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री है। ये आप याद रखेंगे, ना कि 31 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। पुट का प्रयोग करते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1, 2 और 3 इसमें सही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। आप सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, दूसरे में हो जाएगा। पहला में ये, फिर दूसरे में पहला दूसरा, फिर इसके बाद आता है आपका हिंद महासागर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और चौथे में आ जाएगा आपका दक्षिण महासागर, और 5 में आ जाएगा आर्कटिक महासागर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं है। घूर्णन और परिक्रमण दोनों। तो आप सभी को पता है दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? घूर्णन के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, तथा पृथ्वी के परिक्रमण जो गति होती है, परिक्रमण की गति के कारण जो है ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है। परिक्रमण की गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण गतियों के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। एक बार मैं बता देता हूँ सूर्य से दूरी के अनुसार: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नक्षत्र मंडल कहलाता है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न स्थल आकृतियां, इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये कथन एकदम सही है। फिर सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती हैं, ये भी होती हैं नक्षत्र मंडल। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, संसार की छत कहलाती है। तो संसार की छत हम लोग जो है किस कहते हैं? संसार की छत कहलाती है। तो ये पामीर का जो पठार, तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, यूराल पर्वत, इनमें से जो संसार की छत है ये तिब्बत के पठार को कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार, और ये संसार की छत कहलाती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो भारत की सिलिकॉन वैली हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जमशेदपुर जो स्थित टाटा लौह इस्पात का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर पर विकास हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पूगा घाटी प्रसिद्ध है। जो पूगा घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, और इस दृष्टि से पृथ्वी के अंदर ताप संग्रह है। इस ताप से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के ताता पानी में इसके संयंत्र लगे हुए हैं। 47 नंबर प्रश्न है, तो खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, 4, 6, 8। जो खनिज होते हैं आपके, खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज।
अधात्विक खनिज दूसरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? जो भूमि उपयोग होता है इसके कुल कितने वर्ग हैं? 9, 7, 5, 3। भूमि उपयोग के टोटल 9 प्रमुख वर्ग हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वन, पहला है वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा है कार्य क्षेत्र कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, तीसरा है प्रति भूमि, चौथा है अन्य कृषि योग्य भूमि, पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। और ये आपके 5 हो गए भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। जो पर्यावरण संरक्षण है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए, एकदम सही। गंदे जल का उचित निकासी प्रबंध होना चाहिए, ये भी कथन सही है। गाड़ियों का कम करना चाहिए उपयोग, ये कथन भी सही। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? ये बताना है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल? याद रखेंगे जो रेडियो तरंगें होती हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट? याद रखेंगे संगमरमर। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप एवं दाब दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे इसमें चूना पत्थर आता है और संगमरमर है। चूना पत्थर, संगमरमर ये सभी जो है इसमें जो है जब चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई, अजातशत्रु, अशोक, जरसंघ? यहाँ पे जरासंघ होगा। तो गया में अवस्थित विष्णुपद जो मंदिर है इसको रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 53 नंबर प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर, पूर्व में जाएंगे तो दिन और रात में परिवर्तन होता है। एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है। तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व में जाने पर एक तिथि घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक तिथि हम लोग घटा देते हैं और अगर पश्चिम में जाएंगे तो एक तिथि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? अभी बताया था 8 ग्रह हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। वस्तु उत्पादन श्रृंखला में सभी को एक जैसा लाभ नहीं प्राप्त होता है। बाजार में समानता स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सहकारी संस्थाएं एक अच्छा विकल्प है। क्या ये एकदम सही है? यस, ये जो है आपका एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाजार में जो समानता स्थापित करते हैं तो उसके समानता स्थापित करने के लिए सहकारी संस्थाएं एक अच्छा विकल्प होती हैं। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्यों और आर्थिक वृद्धि है। ये कथन भी सही है। लक्ष्य 8 में दिया हुआ है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। और तीसरा कथन है भारतीय संविधान में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43, 43A और 43B ये 43 का में शामिल किए गए हैं। ये कथन भी आपके यहाँ पे सही है। इसके 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं इनके बारे में बताना है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। निजी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं इसमें सरकार का क्या कोई नियंत्रण होता है? इसमें नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में विपरीत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना होता है। ये कथन एकदम सही है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है सरकारी सेवाओं की अपेक्षा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर ज्यादा पैसा लगता है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिलने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शहरों में कई निजी अस्पताल व नर्सिंग होम हैं जिनमें बहुत से डॉक्टर और विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कथन भी आपका यहाँ पे सही है।
जो शहरों में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम होते हैं जिनमें बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये यहाँ पे एकदम सही है। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत था, पहला ऑप्शन इसमें गलत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया जाना चाहिए। ये कथन एकदम सही है। इधर बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, ये कथन भी सही है, बनाए गए हैं कानून। फिर कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए, तो ये इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताना है। इसमें सभी कथन सत्य हैं, याद रखेंगे। इसके जो है सभी कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 58। भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्याय निर्णय की सर्वोच्च संस्था है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई थी। क्या ये सही है? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 26 जनवरी 1952 को की गई है। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही। सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अपनी पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करती थी। ये क्या सही है? ये कथन गलत है। फिर नेक्स्ट है 1958 में इसे नई इमारत में स्थानांतरित किया गया। क्या ये कथन सही है? नई इमारत में स्थानांतरित किया गया, ये कथन भी गलत है। पहला ही ऑप्शन सही है, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सच्चर समिति का संबंध है मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। सच्चर समिति होती है, इसका क्या अर्थ होता है? मुसलमान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर निम्नलिखित में से इसे विशेषतः गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों ए और बी, महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट का जो विरोध करने वाले थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू थे। और रॉलेट एक्ट हुआ कब था? रॉलेट एक्ट का विरोध 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट ये लागू होता है और इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोनों ने विरोध किया था, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और इस सभा को चारों तरफ से घेर कर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसकी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होती है। 61 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019 में संपन्न हुए आम चुनाव का क्रम क्या है? 16वीं, 17वीं, 18वीं या 14वीं? याद रखेंगे वर्ष 2019 में जो संपन्न हुए आम चुनाव थे इनका क्रम क्या था? इनका क्रम था 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में। और 2024 में जो है कौन सा चुनाव हुआ था? तो 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हो रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 62। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 543। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। राज्य पुनर्गठन के पश्चात 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। ये भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को मिलता है। कब मिलता है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा? 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके दर्जा देने के बाद भारत में राज्यों की टोटल संख्या अभी वर्तमान में 28 हो गई है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के भाग इस भाग में, इस भाग 3 में, याद रखेंगे तीसरे भाग मूल अधिकार में शामिल है। ठीक है, संविधान के भाग
3 में मूल अधिकार है 23 से, और ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये संविधान के भाग इस भाग में है, मूल अधिकार भाग में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और ये मूल अधिकारों में दिया हुआ है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कार्यपालिका शब्द संदर्भित करता है। जो कार्यपालिका शब्द है ये किसको संदर्भित करता है ये बताना है। ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं, एकदम सही। ऐसे लोगों का समूह जो विधि निर्माण करते हैं, गलत। ऐसे लोगों का समूह जो न्यायिक कार्य करते हैं, ये भी गलत है। ऐसे लोगों का समूह जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तीनों कथन गलत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? 1935, 1934, 1936 या 1938? याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का जो प्रस्ताव है ये 1934 में प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को 1934 में अपनी अधिकृत स्वीकृत नीति में शामिल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब संविधान सभा के गठन की मांग तीव्र हो गई, जिसमें केवल भारतीयों को शामिल करना, अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करके पेश किया गया था, जिसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी किया गया। 67 नंबर प्रश्न है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। एक ही स्थान पर दुकानों की विविधता, उन्हें मॉल भी कहा जाता था, इन्हें मॉल भी कहा जाता था। ये बहुमंजिला और वातानुकूलित होती हैं। यहाँ अधिकांशतः ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री की जाती है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या ये सही है? एकदम सही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है एक ही स्थान पर दुकानों की बहुत सारी विविधता, वैरायटी देखने को मिलती है। इन्हें मॉल भी कहते हैं। यहाँ बहुमंजिला और वातानुकूलित होती है, ये भी सही है। यहाँ पर बहुत मतलब कई मंजिलें में बनी होती हैं और ये पूरी एसी, मतलब यहाँ पर एसी रूम होते हैं। ये अधिकांशतः ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री होती जाती है, ये कथन भी सही है। सभी कथन सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। कथन है, जनसंचार तकनीकी अत्यंत खर्चीली है। क्या यह कथन सही है? जनसंचार तकनीकी जो है अत्यंत खर्चीली होती है, ये भी सही है। रेडियो, टीवी, मोबाइल जनसंचार का माध्यम है, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। कथन ए और कारण दोनों आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। आमार जीवोन किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमार जीवोन किसकी आत्मकथा है? रमा देवी, राम सुंदरी देवी, सरोजनी नायडू, अमृता कौर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुंदरी देवी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राम सुंदरी देवी की आत्मकथा है आमार जीवोन। इसका जन्म, जो इनका जन्म है राम सुंदरी देवी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है। राम सुंदरी देवी का जन्म वेस्ट बंगाल में होता है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, मैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसका कथन है, मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान, आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? याद रखेंगे, ये कथन कहने वाले थे भीमराव अम्बेडकर जी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान, आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा कथन असत्य है?
इसमें पहला ऑप्शन है कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है। यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ये गलत है। जो कलपट्टू गांव है ये तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है और यह गांव छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ये तो सही है, लेकिन केरल में नहीं, ये तमिलनाडु के समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। कैटामरैन एक खास तरह की एक छोटी नाव है जिसका प्रयोग तमिलनाडु के पुटुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये कथन एकदम सही है। चखेसंग समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और यह समुदाय नागालैंड के फेक जिले के चिजामी गांव में निवास करता है। तो ये कथन भी सही है। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ये कथन भी सही है। इसके 3 कथन सही हैं। पहला कथन इसमें असत्य है, यही पूछा हुआ है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? यस, ये कथन एकदम सही है। भारत में अस्पृश्यता पर रोक कानून द्वारा लगा दी गई है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, और इसको जो है कानून के द्वारा रोक लगा दी गई है। ये कथन भी सही है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ये कथन भी सही है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। ये कथन भी सही है। इसके सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे पूछ रहे कौन से कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। और 73 का राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचा था। ये कथन एकदम सही है। फिर करीब 400 वर्ष पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ था। क्या ये सही है? करीब 400 वर्ष पहले ही यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। तो क्या ये कथन सही है, ये बताना है। यस, ये कथन सही है। तिब्बती ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर व्यापार के लिए तिब्बत पहुंचे थे। ये कथन भी आपका यहाँ पे जो है सही है। इसके सभी कथन सत्य थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, संविधान में 12 अनुसूचियां कब जोड़ी गई? 1991, 1992, 1994, 1997। तो 12वीं अनुसूची, यहाँ पे 12 नहीं 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? याद रखिए 1992 में। 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है ये जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो नगर निकाय की शक्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रावधान करती हैं। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों को 3 स्तर में विभाजित किया गया था, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम। याद रखेंगे 3 स्तर पर इसको जो है विभाजित किया गया था, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इस सूची में 18 विषयों को भी शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को? 18 विषय इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। जो पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र है ये क्या होता है? निश्चित होता है। ये सही है? यस, ये जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र अनिश्चित होता है, गलत है। या तो ये सही होगा या तो ये, तो अनिश्चित नहीं निश्चित होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट उस क्षेत्र से संबंधित थाने में कर सकते हैं। ये एकदम सही है। फिर थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामलों को निस्तारित करता है। ये कथन भी सही है। इसके दूसरा कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। 1, 3, 4 इसमें सही है। सही विकल्प का चयन करें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1, 3, 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है? जो जनता होती है, जनता के द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड पंच। इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। यहाँ पे जो है याद रखेंगे, सरपंच का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत सचिव नहीं, इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता, ना तो ग्राम विकास अधिकारी का होता है। वार्ड पंच का भी
जो है जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, उनका भी चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो पहला और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 2014, 2018, 2016, 2019। याद रखेंगे जो लद्दाख है, लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 2019 में। याद रखेंगे लद्दाख को वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, आप सभी को पता है, हम भारत के समुदाय, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग या हम पंथ निरपेक्ष लोग। जैसे ही आप प्रस्तावना पढ़ते हैं वहां पे लिखा होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हम भारत के लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर डैश 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे डैश, उक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ये बताना है। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, भारतीय जन पार्टी, भारतीय जन नृत्य संघ और भारतीय लोक दल संघ। इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के से ली गई हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, भी एक करंट का क्वेश्चन है, आपसे करंट का क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये बताना है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं, कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, ये बताना है। कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, ये बताइएगा। आप जिसको भी पता हो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर क्लास पसंद आई है सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और याद रखेंगे आप सभी के लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट, मैथ, साइंस सभी के प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। आपको जिसका भी चाहिए आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, और ऐसी क्लास अगर और आपको आगे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इससे आगे लगातार ऐसी एसएसटी की क्लास करवाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। और ये जो है यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के सभी आपने देखे। और फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।